स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज। अगर आप देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड स्फीयर तो उसको भी आगे जाके हम स्टडी जरूर करेंगे। आज की वीडियो में जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं ये आगे जाके हमारे काम आएगा गाज़ीज़ लॉ को समझने के लिए। तो बहुत ही आसान वीडियो है, एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। राइट साइड से स्टार्ट करूंगा, कोशिश करूंगा एक बॉक्स में आपको एक आइडिया दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मुराद ये है कि अगर आपके पास कोई सरफेस है उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी। जितनी लाइंस सरफेस के अंदर से गुजरेंगी उसको आप कहेंगे कि इतना फ्लक्स इसमें से पास कर रहे हैं। आज की वीडियो में हमारा मेन गोल क्या है ये समझ लें। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि एक क्लोज्ड सरफेस में पड़ा हुआ है जो चारों तरफ से क्लोज है। इस चार्ज के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं और वो पास कर रही हैं इस सरफेस के अंदर से। अब हमने ये देखना है कि ये जो सरफेस है इसमें से कितनी लाइंस पास करेंगी, ये आज का हमारा मेन गोल है। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये भी क्लियर नहीं होता कि क्लोज सरफेस से मुराद क्या होती है। अगर आप ये समझते हैं कि ये सरफेस जो है ये क्लोज्ड है तो आप गलत हैं। मैं आपको बताता हूँ क्लोज सरफेस क्या होती है। सपोज ये मेरे पास चार्ज है और ये मेरे पास कोई सरफेस है। अब अगर मैं इसको इसके अंदर रखता हूँ तो ये क्लोज नहीं है, क्योंकि अभी मैं चार्ज को इसके अंदर भी लेके जा सकता हूँ, बाहर भी लेके जा सकता हूँ। अब मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, इसके ऊपर अगर मैं ढक्कन लगा दूँ, अब अंदर और बाहर में डिफरेंस आ गया। अब ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते, तो अब असल में सरफेस जो है वो क्लोज होगी, ये चारों तरफ से क्लोज होगी। तो ऐसी सरफेस जो है वो क्लोज होती है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता होता। आज की वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करने हैं जो प्रीवियस वीडियोज़ में हम स्टडी कर चुके हैं। अब हमने उनको रिव्यू करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं पड़ा होता है उससे इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। नेगेटिव चार्ज की लाइंस जो है वो हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। उसके साथ साथ आपको अगला आइडिया ये बताया था कि लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करती हैं और एंड करती हैं नेगेटिव चार्ज पे। सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया जो वीडियो का है वो ये है कि लाइंस कभी भी स्पेस में एंड नहीं करती। ये नहीं हो सकता कि एक लाइन यहाँ से चले और यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव करके खुद ब खुद ही खत्म हो जाए। नहीं, लाइन तभी खत्म होगी जब आगे कोई नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ तो कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं है, इस वजह से जो लाइन एक दफ़ा प्रोड्यूस हो जाएगी वो सरफेस के अंदर से ज़रूर गुजरेगी। मैंने लाइंस के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इनका कॉन्सेप्ट जो है वो 3 डायमेंशनल है। मतलब क्या है कि लाइंस जब चार्ज से पैदा होती हैं तो वो ऑल डायरेक्शंस में निकलती हैं। आपकी तरफ भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, ऊपर भी जा रही हैं, ऑल डायरेक्शंस में जा रही हैं, पीछे की तरफ भी जा रही हैं। एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि अगर आपके पास चार्ज है, आपकी मर्जी है, आप इसे 2 लाइनें बना लो, 3 बना लो, 4 बना लो, 8 बना लो, 16, 32, इवन 20 बना सकते हो, 35 बना सकते हो। कोई भी नंबर ऑफ लाइंस आप इसे क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ी चेंज आने वाली है। वो क्या है कि मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है तो इसकी कैलकुलेशन के लिए आप लाइंस एक ख़ास हिसाब किताब से बनाते हो। वो हिसाब किताब क्या है कि अगर आपके पास ये पॉइंट है, यहाँ पे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 4 न्यूटन पर कूलम, तो आपने लाइंस इस हिसाब से बनानी है कि अगर मैं यहाँ पे यूनिट एरिया लगता हूँ लाइंस के परपेंडिकुलर, तो उसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उतनी ही लाइंस गुजरनी चाहिए। यानी 1, 2, 3, 4 लाइंस ही गुजरनी चाहिए अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया लाइंस के परपेंडिकुलर रख रहा हूँ। अब ये चीज़ जब मैं इधर अप्लाई करता हूँ तो होता क्या है कि अगर मैं बहुत कम लाइनें बनाऊंगा तब भी ये तादाद पूरी नहीं होगी। मसलन मैंने यहाँ 2 लाइनें बनाई हैं, अब मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। अब अगर मैं यहाँ पे यूनिट एरिया रखूँ तो इसमें से कोई लाइन भी नहीं पास कर रही, तो जो चीज़ है जस्टिफाई नहीं हो रही। अगर मैं लाइंस बहुत ज़्यादा बना दूँ तो हो सकता है कि कोई किसी पॉइंट पे यूनिट एरिया को रखूँ, 1 मीटर स्क्वायर एरिया रखूँ, उससे बहुत ज़्यादा लाइनें गुजर जाएँ। तो पूरी लाइनें गुजारने के लिए मुझे ख़ास तादाद में ही लाइनें बनानी है। वो ख़ास तादाद कितनी है वो आज की वीडियो में हमने फाइंड करनी है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला भी होता है। वो क्या है? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए वेक्टर एरिया। मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला सिर्फ आप तब अप्लाई कर सकते हो अगर आपका एरिया फ्लैट हो और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। अब यहां पे देखो कि ना तो आपका एरिया फ्लैट है, ना ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है क्योंकि फासला कम है, यहां पे चार्ज से फासला ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो ये दोनों कंडीशंस ही यहां पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये फार्मूला डायरेक्ट से अप्लाई नहीं हो सकता। अभी तक जो है वो अगर मैं देखूं तो मैंने आपको कुछ लाइंस के बारे में चीजें बताई, कुछ फार्मूले के बारे में बताई। अब आपको ये सोच रहे होना चाहिए कि क्या हमने कैलकुलेशन करनी है फार्मूला इस्तेमाल करके या लाइंस की मदद से कैलकुलेशन करनी। तो याद रखें कैलकुलेशन हमेशा फार्मूले से ही करते हैं हम, लेकिन बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती कि उस पर फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो जाए। तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें प्रॉब्लम को थोड़ा सा उसमें चेंज लानी पड़ती है, और वो चेंज लानी है हमने थिंकिंग के प्रोसेस से, सोच समझ के चेंज लानी है। और थिंकिंग के प्रोसेस में, सोचने के प्रोसेस में, लॉजिकल थिंकिंग में हमें कौन हेल्प करता है? ये इलेक्ट्रिक लाइंस के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमें लॉजिकल थिंकिंग में हेल्प आउट करते हैं। अब देखते हैं कैसे। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि फार्मूला तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा, फिर हम क्या कर सकते हैं? हम देखते हैं, मैंने अभी तक आपको बताया कि जितनी लाइंस चार्ज से निकलेंगी वो सारी ही इस सरफेस में से पास करेंगी, चाहे सरफेस जैसी भी हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे गोल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, जिस तरह की भी सरफेस हो, जो लाइन चार्ज से निकल आई है, यहां पे मैंने बताया था आपको, उसने सरफेस में से पास करना ही करना है। इसका मतलब ये है कि जितनी लाइंस चार्ज से निकलेंगी उतनी ही सरफेस में से पास करेंगी, चाहे सरफेस कैसे की भी हो, अगर सरफेस क्लोज्ड है तो। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक क्लोज सरफेस नहीं लेता, दो क्लोज सरफेसेस ले लेता हूं। एक वो वाली क्लोज सरफेस मैंने ले ली है, एक मैंने इसके अंदर एक और क्लोज सरफेस ले ली है जो कि गोल नहीं है बल्कि स्फेरिकल है। स्फीयर होता है जो चारों तरफ से गोल हो, जिधर से भी देख लें वो गोल हो। तो ये अंदर सरफेस है जो कि क्लोज्ड है और इसकी शेप क्या है? स्फेरिकल है। अब मैंने आपको बताया है कि जितनी लाइन चार्ज से निकलेंगी वो सारी इस सरफेस में से भी गुजरेंगी और इस सरफेस में से भी गुजरेंगी, क्योंकि क्लोज सरफेस में से सब ने गुजरना ही गुजरना है, वहां बता चुका हूं। मतलब क्या हुआ कि जितनी स्फीयर्स के अंदर से लाइन गुजरनी है, इस स्फीयर के अंदर से जितना फ्लक्स गुजरना है उतना ही फ्लक्स गुजरना है इस शेप के अंदर से जो रैंडम शेप है। तो अगर मैं स्फीयर के अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स फाइंड कर लूं तो फिर मुझे ये वाला फ्लक्स जो है वो इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स खुद ही पता लग जाएगा। तो मैंने आगे जो काम करना है, मैंने इस स्फीयर के फ्लक्स को सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो अब हमारा टास्क सिंपल हो गया। पहले हमारी शेप जो थी रैंडम थी, अब हमारी शेप क्या है? स्फेरिकल है। और शेप इस तरह से है कि जो स्फीयर है उसके सेंटर में बिल्कुल जो है वो हमारे पास चार्ज पड़ा हुआ है। स्फेरिकल सरफेस के बिल्कुल सेंटर में, दरमियान में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब हमने क्या करना है? फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अभी भी देखें ये फार्मूला डायरेक्ट यहां अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए एरिया फ्लैट होना चाहिए। स्फीयर का एरिया जो है वो फ्लैट नहीं होता। स्टूडेंट्स, आपके पास जो एरिया है वो फ्लैट नहीं है, तो फ्लैट करने के लिए क्या करेंगे आप कि उस एरिया के बहुत ज़्यादा पैचेस बना लें। ये जो स्फीयर का एरिया है इसके बहुत ज़्यादा पैचेस बना लें। जब आप बहुत ज़्यादा पैचेस बनाएंगे हर पैच बहुत छोटा हो जाएगा, और छोटा पैच जो है वो फ्लैट होगा, उसमें गोलाई नहीं आ रही होगी। तो अब हम क्या करते हैं? हम एज्यूम करते हैं कि हमने इसके बहुत ज़्यादा पैचेस बनाए हैं। पैचेस की तादाद क्या है? n है। n के बराबर पैचेस बनाए हैं हमने इसके, और n जो है वो बहुत ही बड़ा नंबर है कोई। अब पहले पैच का एरिया आप फर्ज कर लें डेल्टा A1 है, दूसरे का एरिया डेल्टा A2, तीसरे का एरिया डेल्टा A3, आखिरी का एरिया डेल्टा A है। अब ये सारे पैचेस क्या हैं? फ्लैट हैं। इनके एरियाज क्या हैं? फ्लैट। अब हर पैच जो कि बहुत छोटा है, तो हर पैच पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि चेंज नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं कि पहला पैच जो है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कोई नाम दे देते हैं। हम कहते हैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E1।
दूसरे पैच पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हमने E2 का नाम दे दिया, तीसरे पैच पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को E3 का नाम दे दिया, आखिरी पैच पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को En का नाम दिया। याद रखें, बात समझ लें कि हर पैच पे, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैचेस हैं, यहाँ पे ज़रा बड़े पैचेस बने हुए हैं ताकि आपको नज़र आ सकें, तो हर पैच पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं हो रही। लेकिन दो डिफरेंट पैचेस में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ डायरेक्शन और है, यहाँ और है। तो दो डिफरेंट पैचेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन एक ही पैच पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स है। अब यहाँ पे ये जो पिक्चर है, ये डायग्राम हमें क्या बता रही है? यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक है वेक्टर एरिया, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर एरिया इस तरह से है तो वेक्टर एरिया हमेशा नॉर्मल के अलोंग होता है, इस डायरेक्शन में होता है वेक्टर एरिया, इस कील के अलोंग होता है वेक्टर एरिया। तो अगर हमारे पास ये स्फीयर है, इसके ऊपर कोई ये पैच लेते हैं, तो इस पैच का जो वेक्टर एरिया उसकी क्या डायरेक्शन होनी है? इस कील के अलोंग। अगर सेंटर में चार्ज पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होनी है? वो भी अवे होनी है, आउटवर्ड होनी है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मार्केट के अलोंग होगी और जो वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन इस कील के अलोंग होगी। तो ये दोनों यहाँ पे क्या है? पैरेलल है। उसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी ये दोनों पैरेलल होंगे। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा A1 जो है वो E1 के पैरेलल है, डेल्टा A2 E2 के पैरेलल है। ये सारे इस तरह से आपस में क्या है? पैरेलल। अब हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन है तो मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ करके बताऊं ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें। तो सबसे पहले हमने टोटल फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं? हम हर पैच में फ्लक्स देखते हैं। मिसाल के तौर पे पहले पैच में कितना फ्लक्स है, दूसरे में कितना है, तीसरे में कितना है, सो ऑन सारे फ्लक्सेस को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो है वो टोटल फ्लक्स आ जाता है। अब पहले पैच में अगर आप फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो फ्लक्स का फार्मूला आपके पास था phi = E.A। तो पहला पैच है तो phi की जगह phi1 आ जाएगा, E की जगह E1 आ जाएगा। एरिया के लिए चूंकि हम डेल्टा A इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेल्टा A1 आ जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे ये आ गई E1 डॉट डेल्टा A1। इसी तरह phi2 की वैल्यू भी लिख लें, वो क्या आ जाएगी? E2 डॉट डेल्टा A2। phi3 की वैल्यू भी आ जाएगी उसी तरह से। टाइम कम है इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूं। आप phi3 भी जरूर लिखें, En आखिरी phi n के लिए डेल्टा AN। ये हमने तमाम पैचेस पे फ्लक्स जो है उसको लिख लिया। अब हमें पता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? A डॉट B हमारे पास इक्वल होता है AB cos ऑफ थीटा। तो अगर हम देखें तो A की जगह क्या आ रहा है? E1, B की जगह डेल्टा A1, cos ऑफ थीटा आ जाएगा। दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना है? हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं दोनों वेक्टर्स। इस लिहाज से cos के साथ क्या आएगा? 0 डिग्री आएगा। जब वेक्टर्स पैरेलल हों तो एंगल 0 डिग्री होता है। E1 डेल्टा A1 cos 0 डिग्री आ गया। उसी तरह ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं तो हम लिख लेते हैं E2 डेल्टा A2 cos 0 डिग्री। इसी तरह ये चलता जाएगा, बहुत सारे और भी चीजें आएंगी। आ गया En डेल्टा AN cos 0 डिग्री। अब क्या है? हम cos 0 डिग्री की वैल्यू का हमें पता है वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। तो हम लिख लेते हैं E1 डेल्टा A1 cos 0 की जगह हम 1 लिख लेते हैं। E2 डेल्टा A2 cos 0 फिर आ रहा है, इसकी जगह फिर 1 लिख लें। सो ऑन चलते चलते En डेल्टा AN cos 0 की जगह फिर से आपने 1 लिख लें। तो जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, 1 खत्म हो जाएगा। तो आ गया E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3 प्लस ऑन En डेल्टा AN। 1 हर टर्म में मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया। अब आप देखेंगे यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था। वेक्टर के लिहाज से
स्फीयर के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट थी, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो थी वो डिफरेंट थी। लेकिन यहाँ पे जब हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो अब ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये आगे मैग्नीट्यूड चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तमाम पॉइंट्स पे स्फीयर के सेम होने, क्योंकि तमाम पॉइंट्स का चार्ज से फासला जो है वो सेम है, फिक्स है। यानी तमाम पैचेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो सेम होनी है। तो हम कहते हैं कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 सो ऑन, ये सारे जो हैं जितने भी हैं En तक ये क्या हैं, आपस में बराबर हैं। और हम इनको नाम दे देते हैं, हम कहते हैं ये सारे को हमने E कह दिया। जब हम E कह देंगे फिर हमें 1 2 नहीं लिखना पड़ेगा साथ, तो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस E डेल्टा A3 प्लस सो ऑन E डेल्टा AN। क्योंकि E1 E2 E3 सब की जगह क्या आ गया है, E आ गया है। अब देखिए सब में से आप E को कॉमन ले सकते हो, सब में E आ रहा है, कॉमन ले लो, शुरू में एक ही दफ़ा लिख लो, तो पीछे क्या बचेगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस सो ऑन डेल्टा AN। ये आखिरी गलत हो गया, डेल्टा AN। ये आपके पास आ गया E को कॉमन लेने के बाद। अब देखो कि अगर आप स्फीयर के सारे पैचेस के एरियाज को आपस में ऐड करोगे तो टोटल एरिया स्फीयर का आ जाएगा। तो ये आ जाएगा E टाइम्स टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। E की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो हम क्या करते हैं, हम फ्लक्स के फार्मूले में, ये हमारे पास फ्लक्स चल रहा है इस तरफ, E की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 4 पाई r²। जब आप कैंसिल करोगे 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, r² से कैंसिल हो जाएगा, तो फ्लक्स आपके पास आ गया Q/एप्सिलॉन नॉट K। तो इस तरह से ये टोटल फ्लक्स है इस चार्ज की वजह से इस स्फीयर के अंदर से। और अगर मैं कहूं कि इस शेप में से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो वो मैंने ऑलरेडी बताया था कि दोनों बराबर होने हैं। तो ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसमें से भी फ्लक्स कितना आ गया है, Q/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया। अभी हमने अज्यूम किया था कि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है। अगर मान लो कि कोई मीडियम भी होता तो फिर क्या होना था, फिर सिर्फ फर्क यहाँ आना था कि एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन r भी आ जाना था और ये साथ r² आ रहा होना। तो एप्सिलॉन r की वजह से ये यहाँ पे एप्सिलॉन r आ जाना। तो अगर मीडियम में आप फाइंड कर रहे हो तो फाई आता है Q/एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। अगर आप वैक्यूम में फाइंड कर रहे हो, फ्री स्पेस में फाइंड कर रहे हो, तो फिर जस्ट एप्सिलॉन नॉट ही आता है, एप्सिलॉन r जो है वो साथ नहीं आता। तो इस तरीके से टोटल फ्लक्स हमने फाइंड कर लिया है किसी भी क्लोज सरफेस में से। याद रखें कि फ्लक्स इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि सरफेस आपकी कैसे की है, जिस तरह की भी सरफेस है फ्लक्स उतना ही गुजरना है, लेकिन इस बात पे जरूर डिपेंड कर रहे हैं कि आपका चार्ज की मिकदार कितनी है, Q कितना है आपका, और दूसरा ये कि आपका जो मीडियम है वो कौन सा है। अगर फ्री स्पेस है Q/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आएगा, अगर कोई मीडियम होता है तो साथ एप्सिलॉन r डिवाइड हो रहा होगा, तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा मीडियम की मौजूदगी। तो इस तरह से ये हमने एक एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा अप्लाई करके कि इसका मकसद क्या है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि चार्ज मेरे पास है 1 माइक्रोकूलम, इसको मैंने कूलम्स में कन्वर्ट किया, 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम्स के बराबर आ गया। फ्लक्स मैंने फाइंड करना है, मैं ये फार्मूला लगाता हूं, मैं अज्यूम करता हूं कि फ्री स्पेस है मेरे पास, Q/एप्सिलॉन नॉट किया, वैल्यूज पुट की, Q की वैल्यू ये है, एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू होती है, दोनों को हमने डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ जाता है ये डिवाइड करने के बाद। अब देखें कि 1.13 × 10⁵ आंसर आ गया। फ्लक्स का क्या यूनिट होता है, लास्ट वीडियो में बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमने यूनिट लिख दिया, फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अगर फिजिकली देखें तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि तकरीबन हमें 1,13,000 लाइनें निकालनी पड़ेंगी
इस चार्ज के अंदर से अगर हमने इसके फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, फ्लक्स को देखना है प्रैक्टिकली मॉडल की फॉर्म में, तो 1 माइक्रो कूलम का अगर चार्ज हो, अगर ये बहुत छोटा है, अगर चार्ज बड़ा होता ज्यादा लाइनें निकालनी पड़नी थी, तो 1 माइक्रो कूलम के चार्ज से हमें 1,13,000 लाइनें निकालनी पड़नी है तकरीबन। अब देख लें कि ये लाइंस हमने निकालनी भी पेपर के ऊपर नहीं, ये हमने 3 डायमेंशनल में निकालनी है, जिस तरह मैंने बताया था आपको कि चार्ज के अंदर से लाइंस जो हैं वो ऑल डायरेक्शंस में निकल रही होती हैं। तो इस लिहाज से अब अंदाज़ा कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली कितना मुश्किल काम है। तो समझाने का मकसद ये है कि ये सारा काम हमने प्रैक्टिकली नहीं करना होता, ये सिर्फ हम अपने आप को समझाने के लिए, आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए लाइंस का कॉन्सेप्ट ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जो भी चीज़ करते हैं हम वो पेपर के ऊपर कैलकुलेशंस की फॉर्म में ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।